नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। ब्लड क्लॉटिंग या खून का थक्का जमने से संबंधित विकार एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें शरीर के अंदर मौजूद नसों या रक्त वाहिकाओं में खून का थक्का जमने लगता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है शरीर में खून का एक जगह जमकर इकट्ठा हो जाना। खून का थक्का जमने की समस्या किसी को भी हो सकती है। अगर आप स्वस्थ शरीर चाहते हैं तो इसके लिए आपको हेल्थी ब्लड की भी जरूरत होती है। कोरोना काल में खून के थक्कों के भी काफी मामले सामने आ रहे हैं और इससे साफ जाहिर है कि खून का शरीर को स्वस्थ रखने में अहम रोल है और इसके गाढ़ा होने पर ब्लड सेल्स यानी नसों में थक्के बनने लगते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो आज के दौर में तमाम लोगों को गाढ़े खून की समस्या है और इसकी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद हैं। शरीर में खून का गाढ़ा होना घातक हो सकता है, खासकर दिल और दिमाग के लिए। शरीर के अंदर हेल्दी यानी कि पतला खून होना चाहिए। आज हम आपको शरीर में बनने वाले खून के बारे में ध्यान देने वाली तमाम बातें बताएंगे। साथ ही आपको ये जानकारी भी देंगे कि किस तरह से अपने शरीर में हेल्दी ब्लड का हम निर्माण कर सकते हैं। और तो साथ ही कारण भी बताएंगे कि आखिर शरीर में खून गाढ़ा क्यों होता है और किस तरह के इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उसको लेकर के भी आज हम चर्चा करेंगे। और विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आर एन टंडन हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी आईएमए और पूर्व अधीक्षक एम्स रायपुर। हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे भी जुड़ गए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो आज शुरुआत डॉक्टर टंडन आपसे करते हैं। ये रक्त का थक्का सुना कई बार है, किस तरह की ये बीमारी है, क्या कुछ इसके लक्षण दिखाई देते हैं? ये रक्त का थक्का जहाँ तक बात कर रहे हैं हम, बात ये ब्लड क्लॉटिंग की है। ब्लड क्लॉटिंग जो है बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से शरीर में हो जाती है। और एक तो क्लॉटिंग जरूरी है कि अगर आपको चोट लगे तो खून का जमना जरूरी है आपके सरफेस पे आके, जिससे खून का रिसाव बंद हो जाए और आपके शरीर से खून का नुकसान हो। ये एक प्रोटेक्टिव क्लॉटिंग है जो आपके शरीर में होती है। दूसरी क्लॉटिंग होती है जो खून की नसों के अंदर होती है। खून की नसों के अंदर जब ये होती है तो ये आदमी के लिए परेशानी का सबब बनता है। और ये आमतौर पे देखा जाता है, कुछ खास परेशानियां होती हैं जब खून के अंदर इस तरीके के खून का जब जो जानना चाहेंगे तो आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो इन्फेक्शंस हो रहे हैं शरीर में, काफी सीवियर इन्फेक्शंस होते हैं, उसके अंदर ब्लड की जो है क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो वो एक बड़ी सीवियर प्रॉब्लम होती है जब होती है, जिसको हम डीआईसी के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर खून थोड़ा-थोड़ा जो है हर जगह जमने लगता है। इस तरह से हो जाता है कि जो खून को जमाने वाली चीज़ें हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं शरीर के अंदर से और फिर खून बहना शुरू हो जाता है सब जगह में। तो ये एक अलग किस्म की परेशानी है जो हर समय खास करके इन्फेक्शंस और मेजर ट्रॉमा होते हैं, हेड इंजरीज हो जाएँ या अदरवाइज़ मेजर इंजरीज होती हैं, उसके अंदर इस तरीके की परेशानियाँ हो जाती हैं कि ऑटोमेटिकली ये अंदर जो फिब्रिनोजेन हमारे शरीर के अंदर होता है और प्लेटलेट्स होती हैं, उनका कंजम्पशन शुरू हो जाता है और ये कम होने लगती है। तो एक तो वजह ये हो जाती है। दूसरी वजह है कि बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं, खास करके बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, वो हमारे अंदर शरीर की नसों में परेशानी करती है। ये कुछ अलग तरीके की चीजें हो गई। और जो परेशानियां होती हैं जब हमारे अंदर शरीर में खून की नसों के अंदर, जैसे आपकी जो अभी पिक्चर आई उसको अगर देखें तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगता है। और जब कोलेस्ट्रॉल जमा होता है तो खून की जो नलियां हैं, खास करके जो अच्छा खून लेके जाने वाली हैं आपके शरीर में, वो उनके ऊपर असर पड़ता है और वहां पर यही खून की जो चीज़ें हैं, जो प्लेटलेट्स हैं, जो फिब्रिनोजेन है, ये सब चीज़ें वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं और ये आपका खून जम जाता है। और जब ये खून जमता है, ये आपकी मुश्किल खड़ी कर देता है। यही वजह होती है कि हार्ट अटैक्स होते हैं, क्योंकि इन प्लाक के ऊपर खून जमता है और फिर ये प्लाक भी डैमेज होता है और ये खून का जो छोटा-सा थक्का है, वो आगे बढ़ता है, डैमेज निकल जाता है, तो आगे खून की नसों में पहुँच जाता है। और ये खून की नसें जो है बहुत पतली-पतली होती हैं हार्ट की।
या ब्रेन की, तो कहीं भी ये जब जाता है तो आपके लिए परेशानी खड़ी कर देता है, यानी कि या तो हार्ट अटैक हो जाता है या पैरालिसिस हो जाती है, हर तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। अगर यही खून की नसों का थक्का आपके गुर्दों में या कहीं हो जाता है तो परेशानी हो जाती है। अभी जैसे आपने कोरोना की बात करी, तो कोरोना के अंदर जो परेशानी आई, उसके अंदर जो क्लॉट्स बने और जो खून की नसों में परेशानियां आई, वो एक खास किस्म की चीज देखी गई, जिसको हम शुरू में लंग्स के अंदर निमोनिया मान रहे थे। वो अल्टीमेटली ये देखा गया कि निमोनिया नहीं, बल्कि जो खून की छोटी नसें हैं, वो सब में खून जम गया और उनका एक बड़ा सा रूप दिखाई दिया, एक न्यूमोनिक पैच के तौर पे। जबकि वो निमोनिया का जो पैच होता है वो आमतौर पे लंग्स के टिश्यू के अंदर सूजन आ जाती है, पर ये वो सूजन ना होकर के खून की नसों में खून का जमना था और वो परेशानी। तो ये परेशानी कोरोना में जो देखी गई, उसकी वजह थी कि जो ये वायरल इन्फेक्शन हो रहा था कोरोना का, उसने जो शरीर के अंदर चेंजेस लाए, और जिस समय उसमें साइटोकाइन स्टॉर्म, उस समय हम हर समय बात कर रहे थे कि साइटोकाइन स्टॉर्म होता है और ये परेशानी का सबब बन जाता है। तो यानी कि उस समय जो शरीर के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बढ़ रही है, IL-6 इंटरल्यूकिन 6 कहते हैं, वो बढ़ रहा है, और वो सब परेशानियां हो रही हैं। और जब मरीज सीरियस होता जा रहा है तो उसका डी डायमर भी बढ़ रहा होता है। जब डी डायमर बहुत बढ़ने लगता है तो समझ में आता है कि अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गई है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और मरीज सीरियस होता चला जाता है। उस समय में खून को जमने से रोकने के लिए हर तरीके के एंटीकोआगुलेंट्स यूज किए गए, हेपारिन यूज करी गई, हेपारिन के और जो लो स्लो एक्टिंग आती है, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, उनको यूज किया गया। हर तरीके से खून को ना जमने के लिए रोका गया। और उसी समय जब साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू होने की बात होती है, ये साइटोकाइन स्टॉर्म शुरू होता है तो आखिर में बढ़ते बढ़ते ये कोआगुलेशन के ऊपर परेशानी आने लगती है। शुरू में साइटोकाइन स्टॉर्म की जब बात होती थी कि आपका सर्कुलेशन गड़बड़ हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, तो उस समय हम लोग स्टेरॉइड देने की बात करते थे, क्योंकि साइटोकाइन स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज किया गया और उनसे फर्क पड़ा और परेशानियां कम हुई। पर ये सब खास इन्फेक्शन कोरोना के अंदर ज्यादा दिक्कतें आई, और यही सब चीजें आई कि जो आपको आदमियों में आगे चल करके हार्ट अटैक्स मिल रहे थे, कि कोरोना जिनको हुआ उनको हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, उनको जो है ब्रेन स्ट्रोक्स हो रहे हैं, परेशानियां हो रही हैं, किडनी खराब हो रही, यानी कि शरीर के सारे हिस्सों में परेशानियां आ रही थी बाद में। उसकी वजह यही थी कि जो साइटोकाइन स्टॉर्म हुआ उसके बाद जो खराबियां रह गई, क्लॉटिंग शुरू हो गई और उन्होंने परेशानियां शुरू कर दी। इन सबको रोकने के लिए जो लॉन्ग ड्यूरेशन पे लोगों को एंटीकोआगुलेंट्स दिए गए, जिसने कंट्रोल किया, काफी आराम दिया, वो सब परेशानियां हुई। और बाकी जो आम बीमारियां होती हैं जिसमें खून क्लॉटिंग होती है, जिसको कि लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। अगर हम खून क्लॉटिंग की बात करेंगे, चलेंगे कि जिसमें कि खून क्लॉटिंग कब होती है, जब खून की नसें आपकी खराब हो जाती हैं। खून की नसों के अंदर एक एंडोथीलियम होती है जो आपको प्रोटेक्ट करके रखती है। अगर ये एंडोथीलियम लेयर की डैमेज होने लगती है तो वहां पर क्लॉट्स भी जमने लगते हैं, खून चिपकने लगता है, यानी कि प्लेटलेट्स जमने लगती है, फिब्रिन जमने लगता है, और ये सब परेशानियां शुरू कर देती हैं। तो इन सारी चीजों के पीछे ये देखा गया, वैसे कोरोना में भी देखा गया है, कि जिन लोगों को डायबिटीज थी, हाई ब्लड प्रेशर था, और जो लोग स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उनको ये सब परेशानियां ज्यादा होती हैं। तो क्लॉटिंग के फैक्टर्स जो हैं वो गड़बड़ होने लगते हैं, और उनको खराब करने में हमारे शरीर के अंदर डायबिटीज और स्मोकिंग जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर होती है। खास करके डायबिटिक्स के लिए स्मोकिंग तो समझ लीजिए कि एक ऐसी चीज है कि जो आपको किसी न किसी समय या तो ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक में जरूर लेके जाएगी, क्योंकि डायबिटीज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ हो रहा होता है, खून की नलियां पतली हो रही हैं, और साथ में स्मोकिंग जो है वो और उन नलियों को पतला करता चला जाता है और परेशानी हो जाती है। अभी जब हम सिगरेट स्मोकिंग की बात कर रहे हैं, सिगरेट और बीड़ी स्मोकिंग को लोग सोचते हैं कि बीड़ी अलग है, सिगरेट अलग है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिगरेट और बीड़ी दोनों ही एक तरह से शरीर को खराब करती है, फेफड़ों को तो खराब करती हैं। एक बड़ी खराब बीमारी देखी जाती है जो आमतौर पे अब थोड़ा इस तरफ नहीं देखती, लो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में मिलती थी,
उसको कहते हैं बर्जर्स डिजीज। ये स्मोकर्स में होती है। बर्जर्स डिजीज का सबसे बड़ा काम परेशानी होती है कि पैरों में ये खून की जो नसें खून ले जा रही होती हैं वो एकदम जमने लगती हैं और सिकुड़ जाती हैं और खून का दौरान पैरों का बंद हो जाता है और धीरे धीरे करके आदमी का ये हाल हो जाता है कि वो 10 कदम चलता है उसे सीवियर पेन शुरू हो जाता है। फिर वो अंग, पैर का अंगूठा, उंगली और पैर सब काले पड़ने लगते हैं और उन्हें काट कर निकालना पड़ता है। ये सारी परेशानियां खून जमने और नसों के सिकुड़ने की वजह से होती सर हैं। एक बात तो और यहाँ हमें पे ये जानना देखना है चाहेंगे कि सर। अपने शुगर लेवल्स कंट्रोल करने हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है और सिगरेट और बीड़ी से अपने आप को बहुत हद तक बचा के रखना है, क्योंकि ये चीजें जो हैं, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा हो, डायबिटीज हो, उसमें साथ में सिगरेट, ये तीनों की तीनों फैक्टर्स जो हैं वो इतने ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं आपके हर एक अंग को खराब करने में कि उसके लिए आपको खुद ही ख्याल रखना है कि शुगर कंट्रोल बिल्कुल, रखें, यानी स्मोकिंग कि बिल्कुल ना इसमें करें, ब्लड प्रेशर तीन चीजें कंट्रोल रखें महत्वपूर्ण हैं। और साथ में जो सबसे डायबिटीज पहले और आप हार्ट के पेशेंट को जो खून पतला धूम्रपान है करने की उसका दवाइयां दी इस्तेमाल जाती। बिल्कुल छोड़ें। धूम्रपान के अलावा ब्लड प्रेशर पर आपको ध्यान देना होगा, और ब्लड प्रेशर के अलावा तीसरी जो चीज महत्वपूर्ण बताई गई है कि अ, खास करके जो चेंजेस हो रहे होते समस्याएं हैं आपकी जब उसे इस तरह की ठीक करने बढ़ती में हैं कोशिश तो करना। आपको तो ये कोलेस्ट्रॉल पर बहुत आपको जरूरी है। विशेष आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होंगी, क्योंकि जिस तरह की हम आज के समय की जो परिस्थिति देख रहे हैं उस समय में इस तरह की चीज़ों का प्रचलन भी काफ़ी बढ़ चुका है। बहुत ज़्यादा हम तैलीय चीज़ों का भी सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग को भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, तो इस पर कंट्रोल पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर करण पीपरे भी हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर करण, खास करके जब ब्लड क्लॉटिंग को लेकर बात करते हैं, दो चीजें महत्वपूर्ण बताई थी, एक ब्लड प्रेशर को लेकर, तो इसमें यह भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के मरीजों में इसकी समस्या ज्यादा बढ़ती है, जो लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज रहते हैं या हाई ब्लड प्रेशर वाले। और दूसरा, कोलेस्ट्रॉल को लेकर के भी बात कही गई थी, तो किस तरह की, अगर आदमी खाना खा रहा है तो स्वाभाविक है कि घी तेल का इस्तेमाल करता है, तो क्या उसको ये पूरा बंद कर देना चाहिए, या फिर किस तरह की इन चीजों से सेवन करना चाहिए जिससे कि ऐसी समस्या ना हो? अच्छी जानकारी दी डॉक्टर टंडन साहब ने, और आपने भी जो आज का विषय रखा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यह बताना चाहूँगा कि कारण तो बहुत से हैं, लेकिन यंग लोगों में उतने ज़्यादा उसके कारण नहीं है। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर होता है ये अधिकांशतः 35-40 साल की उम्र के बाद वालों में, और साथ में जो उसके डायबिटीज मेलाइटस जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने, ये भी होता है। तो ये सब जैसे जैसे बढ़ती हुई उम्र होती है तो लोगों में जो ओबेसिटी होती है, मोटापन जो फास्ट फूड वगैरह लेते हैं या चर्बीले पदार्थ लेते हैं, घी लेते हैं अधिक मात्रा में और एनिमल फैट लेते हैं, उससे जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी में फैट जमा होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और ओबेसिटी होती है, और इमोबिलिटी जिनमें कम होती है, चलने फिरने की क्षमता, और ज्यादा समय तक वो इनएक्टिव रहते हैं, मैदानों में चलने दौड़ने के लिए नहीं जाते, खेलते नहीं है। महिलाओं में जैसे प्रेगनेंसी वगैरह है तो उस समय भी ये इस प्रकार का जो ब्लड का जो धक्का है आर्टरीज में और धमनियों के साथ साथ वेन्स में भी जमा होता है ये धक्का, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। और कोई ट्रॉमा हो गया है या कोई इंटरनल चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, और उस समय उसके ऊपर जो ब्लीडिंग होती है, जो उसके ऊपर खून का थक्का जमा हो जाता है, फिर वो थक्का रक्त के जो धमनियां होती हैं या वेन्स होती हैं उसके थ्रू हार्ट से होते हुए कहीं भी जाकर के फंस सकता है। जैसे डॉक्टर साहब ने गुर्दे का बताया, आंखों का बताया, हार्ट में हुआ और ब्रेन में जाकर के, तो वहां जहां भी जाएगा ये उसके आगे के पोर्शन को रक्त की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, वो जो सेल्स हैं, वो जो उसके उत्तक हैं, जो टिश्यूज होते हैं, वो डेथ हो जाती है उनकी, और इस्कीमिया होता है या डेथ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। उससे पूरे जो रेस्पॉन्सिबल एरिया होता है उसका काम करने का, फंक्शनल एरिया जो होता है, उसमें डिफेक्ट आ जाता है। जैसे ब्रेन में आपका फ्रंटल लोब है, टेम्पोरल लोब है, इस जगह जो सेंटर रहते हैं, अगर खून का थक्का जमा हो गया है तो ब्रेन स्ट्रोक होता है। हार्ट में अगर कोरोनरी आर्टरी में आकर के जमा हो गया वो, तो उसके आगे की रक्त सप्लाई जो है वो बंद हो जाएगी। टिश्यूज को जो हार्ट के
मायोकार्डियम है उसको ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा, वो डेथ हो जाएगी उसकी टिश्यूज की, और इंसान को हार्ट अटैक के बाद में यदि चिकित्सकों ने बचा भी लिया तो उसका वो कमजोर हो जाता है और या फिर उसकी डेथ भी हो जाती है। तो ये सब कारण होते हैं और कई कारण है, जैसे 55 साल और 60 साल से बढ़ती हुई जो उम्र रहती है उन लोगों में ये ज्यादा देखा जाता है खून का थक्का बनना, और ये बहुत ही घातक होता है क्योंकि इसके जो मेन टारगेट होते हैं, असली लक्ष्य जो होते हैं वो दिल और दिमाग होता है। और यहाँ पे जो गाढ़ा ब्लड, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि खून रक्त के जो फैक्टर्स होते हैं उनमें कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण, और गाढ़ा ब्लड के बारे में जो जानकारी दी ये बहुत अच्छी जानकारी है। फिब्रिनोजिन की कमी और प्लेटलेट्स सेल्स का और खून का गाढ़ा होना, ये सब शरीर के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं, जिसकी पहली शुरुआती पहचान चक्कर आना, एक्सेसिव मेंसेस लेडीज में होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर और ग्लूकोज का बढ़ना, विजन में डिफेक्ट हो जाता है, आंखों में धुंधलापन भी दिखता है, ब्लरिंग होती है, और स्किन में भी इसको देखा गया है, हड्डियों में, जोड़ों में देखा गया है, बोन मैरोज डिफेक्ट हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है और खुजली वगैरह होती है। इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल से जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं या छोटी छोटी जो धमनियां होती हैं उसमें चर्बी का और कैल्शियम और उसका क्लॉट प्लेट जमा हो जाते हैं। करण सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक सवाल यहाँ पर बीच में आ रहा था कि अगर इस तरह की स्थिति किसी के शरीर के अंदर बनने लगती है तो उसको किस तरह का आभास होगा, वो महसूस कैसे कर पाएगा कि मुझे शायद ये समस्या हो सकती है और मुझे इसका उपचार कराना चाहिए? जब भी इस प्रकार का कभी उसको हो तो सबसे पहले तो उसको जैसे ब्लड प्रेशर का बढ़ना है या उसके जो सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे आंख वगैरह है, उसमें अगर किसी प्रकार से कोई रक्त का जो थक्का वगैरह होता है उसका हमला होता है तो धुंधलापन दिखने लगेगा, या कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो घबराहट होती है और पसीना आता है और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो डॉक्टरों को दिखाते हैं। तो डॉक्टर पूरी के पूरी खून की जांच कराते हैं उसका पूरा, और जांच कराने के बाद में उसके साथ में उसका हीमोग्लोबिन है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी का टाइपिंग देखते हैं उसका, क्या उसमें उसके स्पेशल जो जांचें हैं उसमें किस प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, उसका पीएच देखते हैं ब्लड का, वो नॉर्मल होना चाहिए, खारापन वाला, और उसमें जो फिब्रिनोजिन वगैरह होते हैं, ब्लीडिंग टाइम जिसको बोलते हैं, क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं, ये सब खून की जांचें होती हैं, और उसमें घटाव बढ़ाव को देख करके डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट उसकी रिपोर्ट बना करके और जो फिजिशियंस होते हैं उनको देते हैं। तो ये सबसे शुरुआती पहचान है, ये लक्षण है उसके, चक्कर आना और ब्लड प्रेशर का बढ़ना और घबराहट होना, अनइजीनेस फील होना, और उसी के बाद में लोग बाग ये हल्के के बाद में अगर नहीं दिखलाएंगे डॉक्टरों को, अस्पताल में अटेंड नहीं करेंगे तो यही चीज बढ़ जाएगी और सीने में दर्द होने लगेगी, हाथ पैर में लकवा का साइन सिम्टम्स आने लगेंगे, और जो दूसरे जो और ऑक्सीजन की कमी से ब्रेन में और हार्ट में जो दर्द होता है, सीने में दर्द, एंजाइना पैक्टोरिस वगैरह, ये सब होता है। तो ब्लड को ऑक्सीजन की जरूरत है, ब्लड को नॉर्मल रहने की जरूरत है, ब्लड का पीएच नॉर्मल होना बहुत जरूरी है, ब्लड के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं और ब्लड प्लेटलेट्स है और आरबीसी और हीमोग्लोबिन, ये सबको नॉर्मल रहना बहुत ही जरूरी है, और प्लाज्मा वगैरह जो उसमें रहती है वो सबको नॉर्मल उसके रेंज में रहना बहुत ही आवश्यक है। नहीं होने से, और ये सब खाने पीने की गड़बड़ी से भी होता है, ज्यादा रेस्ट करने से होता है। आप अपने शरीर को ज्यादा चलाएंगे फिलाएंगे नहीं, अधिक पानी नहीं पिएंगे, अधिक सब्जी और सलाद वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, शराब पिएंगे, ये सब जहरीले पदार्थ हैं। और ऑक्सीजनेटेड एरिया में अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका खून का जो स्ट्रक्चर है वो गड़बड़ाने लगेगा, वो गाढ़ा होने लगेगा, उसमें बहुत से डिफेक्ट आने लगेंगे, और जो उसके जो फैक्टर्स होते हैं ब्लड को नॉर्मल रखने के, 12 फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड को पूरे को नॉर्मल रखता है, उसमें अगर कोई भी फैक्टर्स की कमी होती है, कोई भी डेफिशिएंसी होती है, तो इस प्रकार की जो थक्का जमने की चीज है, और थक्का जमने से अगर आपको पहचान में शुरू में आ गया तब तो ठीक है, या हल्का फुल्का है
तब तो आपके मतलब जांच होकर के और आराम भी लग जाएगा। उसकी दवाइयाँ, मेडिसिन भी देते हैं और थक्के को जो उसका बिल्कुल, निकालने की मतलब एक दवाइयों के जरिए भी इसे ठीक किया जा सकता है कि जिससे कि जो ब्लड है उसको पतला किया जाए। ये दवाइयाँ भी मार्केट में मिल सकती हैं, यानी कि अगर आप हाँ जी, चिकित्सक हाँ को जी, हाँ, दिखाते हैं तो पूरी दवाइयों के दवाइयाँ, जरिए भी इसको ठीक किया जा सकता है, परहेज के साथ बिल्कुल और दवाइयों के साथ। बिल्कुल डॉक्टर पूरा। टंडन, आपके लिए एक सवाल आया है। इनका कहना है कि इनको लगातार इनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा रहता है और उसकी वजह से इनको विशेष वैसी कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन जब भी ये ब्लड प्रेशर अपना चेक करते हैं, घर पर भी चेक करते हैं, तो इनको लगभग इनका 160-70 के करीब इनका ब्लड प्रेशर जाता है। तो क्या इनको दिक्कतें हो सकती हैं? क्या इससे संबंधित कोई इनको समस्या हो सकती है? सबसे पहली चीज तो यही समझना है कि 160 और 70 जो ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, ये दो किस्म के ब्लड प्रेशर हम लोग नापते हैं। एक होता है ऊपर का जो 120 से लेकर और 140 तक नॉर्मल रहता है, और एक दूसरा नीचे का होता है जिसको हम 70 से 90 के बीच में नॉर्मल मानते हैं। तो ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है, जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता है और उसकी जो परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे पता चलती हैं। तो सबसे पहले इन्हें अपने ब्लड प्रेशर को चेक कर रहे हैं या ये दवाई खाते हैं, क्योंकि दोनों ब्लड प्रेशर की जांच होना जरूरी होता है। अगर दोनों ब्लड प्रेशर की जांच कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, तो इन्हें जरूरी है कि अपने डॉक्टर से मिलके अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल लाने की कोशिश करें। परंतु अगर ब्लड प्रेशर जो है उम्र के साथ इनका 160 और 170 सिस्टोलिक है, तो इन्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना है खाने पीने का, कि नमक वगैरह को कम करते जाए, क्योंकि ये जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है ऊपर का, तो उसकी वजह होती है कि आपके शरीर में नमक की मात्रा बढ़ रही होती है, आपका कंजम्पशन भी नमक का ज्यादा होता है। अगर आप उसी को कंट्रोल कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होना शुरू हो जाएंगी, ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा और पैरों वगैरह में जो सूजन आती है वो सब चीजें कम हो जाएंगी। कारण ये होता है कि शरीर के अंदर पानी थोड़ा सा रिसने लगता है और वो बाहर की ओर आकर के सूजन के रूप में आपको दिखाई देता है। पर दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि डायस्टोलिक, नीचे वाला प्रेशर, जिसकी हमने बात करी कि 70 से 90 के बीच में होना चाहिए। एक्चुअल प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है, जो हमारा सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों इतने बढ़ जाते हैं कि उनके बीच का जो नॉर्मल डिफरेंस हम मान के चलते हैं कि कम से कम 40 का प्रेशर होना चाहिए, जो कि अच्छा रहता है आपके शरीर में खून की सप्लाई के लिए, खास करके हार्ट के लिए। तो ये प्रेशर अगर बहुत कम होने लगता है तो दिक्कत की परेशानी हो जाती है। तो उस समय इनको इस चीज का ध्यान रखना है कि इनको हार्ट के अटैक की प्रॉब्लम या कोई सांस लेने में दिक्कत, चलते हैं तो कोई परेशानी हो रही है, छाती में भारीपन आ रहा है, इन सब चीजों का खास ध्यान रखना है। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आज की तारीख में इतनी दवाइयां हैं कि आराम से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। जरूरी नहीं है कि जो आज एक दवाई दी गई उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा, परंतु आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो वो आपके ब्रेन और हार्ट और किडनी, इन तीनों के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना है और चिंता सिर्फ इस बात की करें कि क्या आप दवाई खा रहे हैं रेगुलर, और रेगुलर दवाई खाने के साथ रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। और अगर ब्लड प्रेशर आपका दवाई खाने के बावजूद भी उतना ही चल रहा है जितना है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को मिलना चाहिए अपने, क्योंकि हर दवाई हर एक को माफिक नहीं आती। दूसरी दवाई ऐड करनी पड़ेगी और कोई दवाई खिलानी पड़ेगी या एक दवाई के साथ और दवाई ऐड करना पड़ेगी, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आना शुरू हो जाए। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है दवाइयों के जरिए। अन्यथा एक ही चीज ऐसी होती है कि कुछ लोगों का जो ब्लड प्रेशर है शुरू से ही ज्यादा रहता है और उसी ब्लड प्रेशर पे वो ठीक चलते हैं, जैसे हम इसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसेंशियल हाइपरटेंशन के आदमियों को अपनी केयर करनी पड़ती है, पर उनका ब्लड प्रेशर उन दवाइयों से कई बार कम नहीं होता है, क्योंकि उनके शरीर को एक खास लेवल का ब्लड प्रेशर चाहिए है आगे काम करने के लिए। तो हर चीज का ध्यान करना पड़ेगा और सबसे जरूरी चीज ये है कि इनको ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहिए। नमक और स्मोकिंग
इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, नमक की मात्रा कम कर लें। तो 160 और 70 के ब्लड प्रेशर को लेके चिंता ना करें, परंतु अगर ब्लड प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है तो डॉक्टर की राय से दवाइयां जरूर लें और उसको ध्यान में रखें, क्योंकि यही चीजें आगे चल के, क्योंकि ब्लड प्रेशर की कोई परेशानी ऐसा सच नहीं होती है। बहुत कम लोगों को होगा कि सर दर्द होता है, या बहुत कम लोगों को होगा कि किसी किस्म की तकलीफ हो रही है, सांस फूल रही है। पर जब ब्लड प्रेशर की वजह से परेशानी आती है, यानी कि स्ट्रोक हो गया या हार्ट अटैक हो गया, तब पता चलता है कि आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत थी और ये वजह आपके इस नतीजे पे पहुंच गई कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक हो गया। तो ध्यान रखना बहुत जरूरी है, अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में डॉक्टर से जरूर राय लें और उनसे चेकअप कराते हैं, बिल्कुल, और क्योंकि सबसे बहुत बड़ी सारे बात यही फैक्टर्स है हैं कि जिन्हें देखना है। आपको अगर इस तरह की कोई समस्या है तो आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, जो विशिष्ट डॉक्टर हैं, उनसे आप जाकर के राय लीजिए किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की जांचें हैं। तब वो पूरी चेक करने के बाद वो पता लगाएंगे कि आपको किस तरह की समस्या है और इस समस्या का निदान कैसे हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना अपना कीमती वक्त देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। तो ब्लड क्लॉटिंग कितनी खतरनाक हो सकती है ये तो आपने जान लिया, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ों पर कंट्रोल रखना होगा अगर आपको इस तरह की समस्याएं से बचना है तो। और खास करके अगर कोई भी समस्या होती है तो आप अपने किसी भी नज़दीकी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें दिखाइए, चेकअप कराइए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।